अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम कोरिया जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमें वर्क परमिट वीज़ा कैसे मिलेगा। तो बहुत से सवालात होते हैं। तो आज उनके सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल दूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के थ्रू किस तरीके से आप वर्क परमिट कोरिया वीज़ा हासिल करके कोरिया जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोरिया वर्क परमिट ये दरअसल कोरिया गवर्नमेंट का एक कौमी इदारा है जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस ऑफ कोरिया यानी HRD कहते हैं, और साथ ही पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है जिसको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी OEC कहते हैं। इन दोनों इदारों के बाहमी कॉन्ट्रैक्ट से एक परमिट सिस्टम वजूद में आया है जिसको एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम यानी EPS का नाम दिया गया है। ये तकरीबन 2008 से शुरू किया गया था और इसके तहत पाकिस्तानी मैन पावर को वर्क परमिट दे के साउथ कोरिया भेजा जाता है। ये पाकिस्तान के अलावा एशिया के दूसरे ममालिक जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ़िलिपाइन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं। ये दोनों इदारे इस पूरे सिस्टम का मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और मेरिट के बुनियाद पे बंदों का सिलेक्ट करते हैं और उसको वर्क परमिट देके साउथ कोरिया भेजते हैं। यानी कि आपको वर्क परमिट लेने के लिए मेरिट के बुनियाद पे सिलेक्ट होना होगा। जो उनका सिस्टम है कि लैंग्वेज कोर्स है और कुरानदाजी है उसको क्लियर कर लेंगे तो यकीनन आप कोरिया जा सकेंगे। इसके लिए आपको किसी तरह की किसी की भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दरमियान में किसी एजेंट से रब्ता होता है और वो आपको कहता है कि मैं आपको कोरिया का वर्क परमिट दिला दूंगा या मैं आपको साउथ कोरिया भेज देता हूं और या मैं आपका कुरानदाजी में नाम डलवा दूंगा, तो बराए मेहरबानी ऐसी अफवाहों से, ऐसे लोगों से दूर रहें। वो सिर्फ फ्रॉडी हैं, वो सिर्फ आपसे पैसे तलब करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये मेरिट की बुनियाद पर ये सिस्टम जारी और सारी है, लिहाजा आप ऐसे लोगों से दूर रहें और उनकी बातों पर अमल नहीं करें। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 से 39 साल तक की है और आप कोरिया से डिपोर्ट नहीं हुए हैं या कोरिया में अगर आप गए थे पहले और आपने वायलेशन नहीं किया है या आप पाकिस्तान में किसी तरह का आप क्राइम लिस्ट में नहीं है तो आप इसको बआसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल 10 माह है और 4 साल 10 माह का वीज़ा लेके आप साउथ कोरिया जाते हैं और वहाँ पे आप 4 साल 10 महीने मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं। आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, आप कंपनी चेंज नहीं करते, तो आप दोबारा वापस आके फिर 4 साल 10 महीने के लिए दोबारा कोरिया जा सकते हैं। और अगर आपने 4 साल 10 महीने पूरे किए हैं लेकिन उससे पहले आपने वहाँ पे साउथ कोरिया में काम करने के दौरान कंपनी चेंज कर ली थी किसी भी वजह से, जिसमें बीमार मेडिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है या कंपनी का काम हार्ड हो सकता है या कोई भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से आपने फैक्ट्री चेंज करी थी, तो इस सूरत में आप दोबारा जो 4 साल 10 महीने पूरे करके आप जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो ऐसी सूरत में आप उस कंपनी में दोबारा नहीं जा सकते। उसके लिए पहले आपको पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज कोर्स दोबारा करना पड़ेगा, टेस्ट में पास होना पड़ेगा, फिर ही आप सिलेक्ट किए जा सकते हैं। साथ ही मैं इस E9 वीज़े यानी कोरिया वर्क वीज़े की एक खुसूसियत आपको बताता चलूँ कि अगर आप 4 साल 10 महीने के लिए चले गए हैं और आपने 4 साल 10 महीने मेहनत से, ईमानदारी से और अच्छा एफर्ट्स दिए, अच्छा काम किया है और वापस आके फिर 4 साल 10 महीने के लिए चले गए हैं और उस दौरान आपने वहाँ पे कोरिया में भी लैंग्वेज कोर्स वगैरह कर लिया है और किसी क्रिमिनल में आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर E74 वीज़ा भी चेंज कर सकते हैं जो जिसका टाइमिंग अनलिमिटेड है। आप मुस्तकिल वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसके बाद F2 भी चेंज कर सकते हैं और अपनी फैमिली को रख भी सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप वहाँ पे जाएं और मेहनत से काम करें ताकि आपको ये एडवांटेज मिले और बाद में आप अपनी फैमिली के साथ भी सेटल कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से आपको मेडिकल और फूड अलाउंस और एकोमोडेशन इंश्योर्ड वगैरह सब फ्री दिया जाता है और 2 से 3 लाख रुपए माहवार आप आसानी से कमा सकते हैं। साल के शुरू में तकरीबन मार्च अप्रैल में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और उनकी वेबसाइट के ज़रिए या कौमी अखबारों के ज़रिए साउथ कोरिया की जॉब के लिए इश्तिहार दिया जाता है कि जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं।
लिहाजा आपको चाहिए कि आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट में हबी बैंक का एक चालान फार्म होता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद किसी भी हबी बैंक ब्रांच में जाके 500 रुपये का ये चालान जो है आप भर लें, जिसकी 3 कापियाँ होती हैं। एक बैंक रख लेगा, एक आपके पास होगा और एक आपको ओवरसीज़ की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त पेस्ट करनी होगी, ताकि वो उनके रिकॉर्ड में चली जाती है। बैंक का चालान भरने के बाद आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसमें आपका नाम, बल्दियत, आपका आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर वगैरह, एड्रेस और साइन होता है। और उसमें जो आपने 500 रुपये का जो चालान भरा है वो उसकी कॉपी उसके साथ पेस्ट करके उनको सेंड करते हैं। इस तरीके से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद अगला मरहला है कुरानदाजी का। ये कुरानदाजी, जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया था कि कोरिया का जो इदारा है HRD, वो इसकी कुरानदाजी करता है उन तमाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनों की। तो इसमें यहाँ कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा नाम आ जाए। वहाँ पे कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह से दुआ करें कि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो कुरानदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप पहले मरहले में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है HRD वगैरह की वेबसाइट पे भी ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि किसका नाम आ गया, तो वो लिस्ट आ जाती है। तो आप उसमें अपना नाम चेक करें, अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ गया इसका मतलब है पहले मरहले में आप सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको अगला मरहला जो तय करना है उसमें है आपकी लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज कोर्स का जो है ना टेस्ट होगा आपका। तो उस टेस्ट के लिए आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो शुरू से तैयारी होनी चाहिए, लेकिन लोग डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि आपको पता चल गया, आपका सिलेक्शन पहले मरहले में हो गया है और आपका नाम भी आ गया है, तो आपको चाहिए कि अब आप लैंग्वेज कोर्स कहीं पे भी जाके करें। तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोरिया के लिए जो लैंग्वेज कोर्सेज़ का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो ओवरसीज़ के थ्रू भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं, प्राइवेटली भी सेंटर बहुत सारे शहरों में देखे होंगे आपने। तो आप बेहतर समझें, अच्छी तरह मालूमात करें, या तो ओवरसीज़ का सेंटर ज्वाइन कर लें या प्राइवेटली आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे भी लैंग्वेज कोर्स के सेंटर हैं। अच्छी तरह मालूम करें कि क्या उनका रिज़ल्ट क्या है, कैसे लोग हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है और वहाँ का रिज़ल्ट क्या है, वहाँ कितने लोग पास हो चुके हैं। इस तरह बैकग्राउंड वगैरह मालूम कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मालूमात हो जाएगी। अब क्योंकि आपका कुरानदाजी में नाम आ चुका है तो और आप स्टडी भी तैयार कर चुके हैं, मतलब है आप स्टडी भी कर रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स भी जारी रखे हुए हैं, तो अब आपको फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ओवरसीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं वो हर शहर के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा वगैरह में। तो आपके करीब जो भी शहर हो, नज़दीक जो ऑफिस हो इनका, आप वहाँ पे जाके इनका फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन करें। फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है गवर्नमेंट की, वो मेरे ख्याल 4000 रुपये है। 4000 रुपये के साथ आपको ख़ुद अपनी 2 तस्वीरें, कलर तस्वीरें, पासपोर्ट ओरिजिनल और आपको नाम अपना और आईडी कार्ड की कॉपी और उसके नंबर्स और अपना एड्रेस वगैरह ये आपको साथ ले जाना होगा। और इस रजिस्ट्रेशन में आप किसी और के थ्रू नहीं करा सकते ना, आपको बज़ाते ख़ुद पेश होना होगा और ये रजिस्ट्रेशन तभी मुकम्मल हो सकता है। अब आप अपने टेस्ट की तैयारी जारी रखें और ओवरसीज़ वेबसाइट के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। तो यहाँ एक बात और आपको वजाहत करता चलूँ, वैसे तो आपने अपने किसी भी शहर में ओवरसीज़ के ऑफिस में अप्लाई कर दिया था, लेकिन टेस्ट के लिए सिर्फ हेडक्वार्टर में ही टेस्ट होते हैं, वो है इस्लामाबाद में। तो आपका टेस्ट की जो डेट है, आपको इस्लामाबाद जाके टेस्ट वहाँ देना होगा। अच्छा, ओवरसीज़ के हेडक्वार्टर में यहाँ आपका टेस्ट होगा और ये कंप्यूटर टेस्ट कहलाता है। मतलब है कंप्यूटर्स पे वो सवालात होते हैं और वो सवालात की कैटेगरी कुछ इस तरह की है कि 20 नंबर रीडिंग के होते हैं और 20 नंबर लिस्टिंग के होते हैं। मतलब है आपको लिखने का नहीं होगा टेस्ट ना, लिखाई नहीं होती, तो लिहाजा आप उस तरीके से, और ऑप्शन जो है ना 4 सवाल होते हैं, उसमें एक सवाल आपको टिक करना होता है जो करेक्ट आप समझते हैं। तो इस तरीके से आपको 50% नंबर यानी कि 110 नंबर 100 नंबर के करीब आपको लेने होते हैं, इसी में ही आप पास हो सकते हैं। यानी 20 सवाल होते हैं, 20 सवाल रीडिंग के, 20 सवाल लिस्टिंग के, और इस तरीके से 5 नंबर का एक उसका नंबर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से 200 नंबर बनते हैं और 50% नंबर यानी 100 से 110 तक आपको हासिल करने होते हैं और इसी वजह से फिर आपको कामयाबी होती है। इस तरह अल्लाह करे आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका फ़ाइनल सिलेक्शन भी हो चुका होता है और फिर एक लास्ट स्किल टेस्ट होता है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक्स भेज दूँगा।
और ये इनकी वेबसाइट जितनी भी हैं इनकी भी लिंक्स भेज दूंगा, और टॉपिक से मुतालिक जो स्टडी होती है उसकी भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वो तो एक मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है, अगर आपने लैंग्वेज थोड़ी ढंग से सीखी है तो आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। स्किल टेस्ट वगैरह, एक फिजिकल और टेस्ट ही रहता है कि आपकी डिसेबिलिटी तो नहीं है, आप देखने में और हाथ पैर में मतलब हर तरह से सेहतमंद है। मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है तो उसको भी पास करना ज़रूरी होता है। वो पास करने के बाद आपका फ़ाइनल हो जाता है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और गवर्नमेंट की जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है OEC की, वो तकरीबन 1,60,000 या 1,50,000 समथिंग होती है। ये टोटल ख़र्चा होता है। और उसके अलावा जो आपने फ़ीस जो दी होगी स्टडी के लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए, वो भी लगा ली जब, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा या 1,80,000 तक तकरीबन टोटल इस पर ख़र्चे। इसके अलावा कोई ख़र्चा और नहीं होता है। फिर हर तरह से सिलेक्शन होने पे फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो OEC लेते हैं वो फिर कोरिया को HRD वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर कोरिया में जो कंपनीज़ ने आपको अपॉइंट करना होता है वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके सर्च होते हैं। फिर वो जो भी सिलेक्ट करती इस तरीके से वो फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाता है पाकिस्तान में, और फिर आप वहाँ से कोरिया के लिए रवाना होते हैं। मज़ीद मैं इस बारे में यही कहूँगा कि आप इतनी मेहनतों से और घर वालों की दुआओं से आप सेलेक्ट होते हैं, तो जब कोरिया आप जाएँ तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपकी और आपके मुल्क की बदनामी हो, और आप जिस मकसद को लेकर आते हैं उस मकसद को आप पूरा करके अपने वतन वापस लौटें। उम्मीद है आपको कोरिया वर्क परमिट वीज़े से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद अगर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मौजूद है, और यूट्यूब पर भी फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। आखिर में अगर आप कोरिया में मौजूद हैं और आपको कोई वीज़ा चेंज करना हो, नेशनलिटी लेनी हो, या वर्क परमिट चेंज करना हो, या E-7/4 या F6 वीज़ा, शादी का वीज़ा, या बिजनेस वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा लेना हो, उस सिलसिले में आप मुझसे रजू कर सकते हैं। हमारी लॉ कंपनी ये इमिग्रेशन के तमाम फ़ीसों से मुतालिक और कोर्ट कचहरी के तमाम केसेस से मुतालिक डील करती है, और इंशाल्लाह हम आपको मुफीद मशवरा भी देंगे और आपका प्रोसेस भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।